दोस्तों 13 अप्रैल 1919 का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। रावलट एक्ट और दो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने और प्रोटेस्ट करने के लिए भीड़ जमा हुई थी। बाग में कुछ लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए भी जमा हुए थे और बाकी लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। पब्लिक गैदरिंग के रेस्पॉन्स में उस समय के अमृतसर के एक्टिंग मिलिट्री कमांडर रेजिनाल्ड डायर अपने ट्रूप्स के साथ जलियांवाला बाग की ओर बढ़ता है और पूरे बाग को चारों ओर से घेर लेता है और अपनी ट्रूप्स को फायर करने का ऑर्डर देता है। अगले 10 मिनट तक फायरिंग लगातार जारी रहती है और तब रुकती है जब गोला बारूद खत्म हो जाता है। इस इंसिडेंट में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 1500 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। आज हम लोग इस इंसिडेंट को जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। पर रावलट एक्ट आखिर क्या था? इतने सारे लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे और आखिर इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। एक तरह से पूरा पंजाब रावलट एक्ट का विरोध करने सड़कों पर आ गया। As Her Majesty the Queen said before visiting Jallianwala Bagh in 1997, it is a distressing example of our past history with India. We deeply regret what happened and the suffering caused. The massacre is one of the darkest chapters of India's freedom struggle. जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के सिर्फ एक शब्द फायर कहा और एक झटके में हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं। दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार 1 के समय। उस समय इंडिया ने ब्रिटिशर्स की काफ़ी मदद करी थी। इंडिया से काफ़ी सोल्जर्स वार लड़ने गए थे ब्रिटेन के लिए। वैसे तो उस समय इंडिया ब्रिटेन की मदद कर रहा था, लेकिन ऐसे समय में बंगाल और पंजाब में काफ़ी एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे बंगाल में रेवोल्यूशनरी अटैक्स देखने को मिलते हैं और पंजाब में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। जैसे इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था गदर म्यूटेनी, जो पंजाब और बंगाल जैसी जगह स्टार्ट होती है और इसे स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश राज को इंडिया से ख़त्म करने के लिए। हालांकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस इस मूवमेंट में घुसपैठ करके और कुछ की फिगर्स को गिरफ्तार करके इस प्लान को विफल कर देती है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा कि उनके खिलाफ आवाज़ उठने लग रही है और बहुत सी एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, तो इसी बीच ब्रिटिश सरकार डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 पास करता है। इस एक्ट को सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज़ को लिमिट करने के लिए पास किया गया था। लेकिन इसके बाद भी इंडिया में खासकर पंजाब और बंगाल में अभी भी सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ पूरे भारत में नागरिक अशांति और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से 1918 में एक एंग्लो इजिप्शियन जज सिडनी रावलट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी की नियुक्ति होती है। इस कमेटी को भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में जो मिलिटेंट मूवमेंट हो रहे थे उनके जर्मन और बोल्शेविक से जो लिंक्स थे उसे एवेल्युएट करने का काम सौंपा गया था। बाद में 1919 में कमेटी की रिक्वेस्ट पर रावलट एक्ट को लागू किया जाता है। ये एक्ट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का ही एक्सटेंशन था। इस एक्ट को भी सिविल लिबर्टीज को लिमिट करने के लिए लागू किया जाता है। ऑफिशियली रावलट एक्ट को अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 कहा जाता था। ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत पावर दे देता है। जैसे इन्हें किसी पर भी कोई शक होता वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से जुड़े होने का, तो ये उसे बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकते थे। रावलट एक्ट के पास होने के बाद पूरे भारत में पॉलिटिकल अशांति फैल गई। महात्मा गांधी सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं इस एक्ट के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने के लिए। 6 अप्रैल को गांधी जी एक नेशन वाइड हड़ताल करते हैं। गांधी जी को जनता की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। मूवमेंट और प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल जाता है। कई बड़े बड़े लीडर्स जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर देते हैं। अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल प्रोटेस्ट को लीड कर रहे होते हैं। तभी 9 अप्रैल 1919 को उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर ने डिप्टी कमिश्नर इरविंग को सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार करने का आदेश जारी करा और बाद में ये दोनों अरेस्ट भी हो जाते हैं। 10 अप्रैल को गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अपने दोनों नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर इरविंग के आवास तक मार्च किया और उसके घर के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अगले 2 दिनों तक पंजाब के कई हिस्सों में हिंसा जारी रहती है। रावलट एक्ट पास करने के बाद पंजाब सरकार ने सभी अपोजिशन को दबाने की ठान ली। 13 अप्रैल तक ब्रिटिश सरकार ने अधिकांश पंजाब को मार्शल लॉ के अंडर रखने का फैसला किया, जिससे बहुत सारी सिविल लिबर्टीज जैसे फ्रीडम ऑफ असेंबली को लिमिट कर दिया गया और 4 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई। 12 अप्रैल की शाम को अमृतसर में हड़ताल के लीडर्स ने हिंदू कॉलेज में एक बैठक की। बैठक में किचलू के सहयोगी हंसराज ने घोषणा की कि अगले दिन 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक पब्लिक प्रोटेस्ट मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन मोहम्मद बशीर द्वारा किया जाएगा और जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ और सम्मानित नेता लाल कन्हैया लाल भाटिया करेंगे। 13 अप्रैल 1919 संडे का दिन था। उस समय के अमृतसर के टेम्पररी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने आश्वस्त किया कि एक बड़ा विद्रोह हो सकता है, इसलिए उसने सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया।
हालांकि इस नोटिस को व्यापक रूप से प्रसारित नहीं किया गया था, इसीलिए कई ग्रामीण बैसाखी के महत्वपूर्ण त्योहार को मनाने और रॉलेट एक्ट का विरोध करने बाग में एकत्र हुए और लोग दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए भी इकट्ठा हुए। दोपहर तक हजारों भारतीय अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल के पास जलियांवाला बाग में एकत्र हो गए थे। जलियांवाला बाग दोस्तों गोल्डन टेम्पल के ही पास में है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर है, इसलिए वहाँ मौजूद कई लोगों ने पहले गोल्डन टेम्पल में पूजा की थी और अपने घर के रास्ते बाग से गुजर रहे थे। बाग 6 से 7 एकड़ का एक खुला क्षेत्र था और जो आज भी बना हुआ है ये लगभग 200 बाई 200 गज का आकार का और चारों ओर से लगभग 10 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाग में एक आंशिक रूप से पानी से भरा एक बड़ा कुआं भी था जिसका डायमीटर लगभग 20 फीट था। तीर्थ यात्रियों के अलावा अमृतसर पिछले दिनों किसानों और व्यापारियों से भर गया था जो एनुअल बैसाखी हॉर्स एंड कैटल फेयर यानी मेले में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन शहर की पुलिस ने उस दोपहर 2 बजे मेले को बंद कर दिया, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में चले गए। फिर जनरल डायर ने बाग के ऊपर से उड़ान भरने और भीड़ के आकार का अनुमान लगाने के लिए एक हवाई जहाज की व्यवस्था की, जो उसने बताया कि वहां लगभग 6000 लोग थे, जबकि हंटर कमीशन का अनुमान है कि उस समय तक 10,000 से 20,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मीटिंग के निर्धारित समय के 1 घंटे के बाद यानी शाम 5:30 बजे जनरल डायर अपनी ट्रूप्स के साथ बाग पहुंचता है और बाग का जो एक पतला एंट्रेंस था उसे ब्लॉक कर देता है और बिना वार्निंग दिए अपनी आर्म्ड ट्रूप से अनआर्म्ड लोगों पर फायर करने को कहता है। डायर अपनी ट्रूप से भीड़ के सबसे डेंसेस्ट सेक्शन की ओर फायरिंग करने को कहता है। फायरिंग में पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित निहत्थे नागरिक मारे गए। उसके बाद ये फायरिंग बिना रुके अगले 10 मिनट तक जारी रहती है और फायरिंग रुकती भी तब है जब अम्यूनिशन यानी गोला बारूद खत्म हो जाता है और कुल मिलाकर लगभग 1650 राउंड फायरिंग की जाती है। गोली लगने से सीधे तौर पर हुई कई मौतों के अलावा कई लोग भगदड़ में कुचलने से भी मारे गए। कुछ लोग गोली से बचने के लिए बाग के कुएं में कूदने से भी मारे गए। इंडिपेंडेंस के बाद साइट पर रखी गई एक पट्टिका में कहा गया है कि कुएं से 120 शव निकाले गए थे। डायर ने कर्फ्यू का समय सामान्य समय से पहले बढ़ाया, इसलिए घायलों को वहां से नहीं हटाया जा सकता था जहां वे गिरे थे और जो घायल थे उनकी रात के दौरान मृत्यु हो गई। मैसेकर के बारे में जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी यह पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। ब्रिटिश सरकार के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुए। रविंद्रनाथ टैगोर को जब इस घटना के बारे में पता चला तो एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने उन्हें मिली ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया। इसी तरह महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज द्वारा उन्हें प्रदान की गई कैसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया। ब्रिटेन से थोड़े मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले। कई ब्रिटिश लीडर्स जैसे विंस्टन चर्चिल और फॉर्मर पीएम एच.एच. एस्क्विथ ने मैसेकर की आलोचना की। वहीं दूसरी ओर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डवायर ने जनरल डायर के कार्यों का भारी समर्थन किया। 14 अक्टूबर 1919 को इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। बाद में से हंटर कमीशन के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि कमीशन ने डायर के कृत्य की निंदा की, लेकिन उसने इसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया क्योंकि डायर के कार्य को विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा माफ कर दिया गया था। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कानूनी और होम मेंबर्स ने अंततः फैसला किया कि हालांकि डायर ने कठोर और क्रूर तरीके से काम किया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से सैन्य या कानूनी मुकदमा चलाना संभव नहीं होगा। हालांकि उसे अंततः कर्तव्य की गलत धारणा का दोषी पाया गया और 23 मार्च को उसे उसकी ड्यूटी से हटा दिया गया। बाद में जनरल डायर को ब्रिटेन भेज दिया गया और उसको भारत में आगे के रोजगार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1927 में सेरेब्रल हेमरेज की वजह से जनरल डायर की मृत्यु हो गई। उधम सिंह जो एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, वो उस दिन जलियांवाला बाग में थे जिस दिन ये मैसेकर हुआ और ये उस दिन घायल भी हो गए थे। तो उन्होंने मैसेकर का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल लंदन में माइकल ओ'डवायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। माइकल ओ'डवायर मैसेकर के समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। माना जाता है कि ओ'डवायर ने ही जनरल डायर के एक्शन को अप्रूव किया था और यही मुख्य योजनाकार था। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको हर बार की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।